दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं सोलर एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत शंकरपुरा में। मिलते हैं निक फार्म हाउस के संचालक श्री चंद्रभान जी से। सर, सोलर एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है निक फार्म हाउस पे पहुंचने के लिए आज 27 जनवरी 2025 को। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निक फार्म हाउस की जो स्थापना कब हुई? बिल्डिंग मैंने 2008 में बनाई थी। ठीक। और मेरे को पहले से ही बड़ा इंटरेस्ट था खेत में रहने का या मकान बनाने का। ठीक है। और इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। ठीक। कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के निर्णय से पहले, ठीक है, अछूतों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था। ठीक। और इस कड़ी का बहुत लंबे संघर्ष का परिणाम है कि आज ये निक फार्म हाउस में आप बैठे हो। ठीक है। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। ठीक। कि महात्मा बुद्ध, गुरु नामदेव जी, गुरु रविदास जी, गुरु कबीर साहब, गुरु नानक जी, गुरु धन्ना जी, गुरु सैन जी और ना जाने कितने गुरुओं के अथक प्रयास। ठीक है। लेकिन वो प्रयास ही थे, उनकी सलाहें थी। अपने जमाने के वो बहुत शाने थे। लेकिन जमाना चूंकि मुसलमानों का था, मुगलों का, ठीक है, तो वो तो मुगलों को कह सकते थे, मुगल माने ना माने ये कोई जरूरी नहीं था। ठीक है। शिक्षा और चिकित्सा का कोई प्रबंध था नहीं यहाँ इस देश में। ठीक है। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए मुगलों के बाद, तो अंग्रेज फॉरवर्ड लोग थे, पढ़े लिखे थे। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के अंदर भी पढ़ाई का जो प्रचार प्रसार किया। और उसके चलते महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी, ठीक है, ने अपनी पत्नी को 4 जमात पढ़ा के और बच्चियों का स्कूल पूना में खोला, फातिमा बहन के साथ मिलके। ठीक है। और देश में इस तरह से शिक्षा की ज्योत जली और आगे बढ़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि महात्मा जी की मृत्यु के 1 साल बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ। ठीक है। अब महात्मा जी तो थे नहीं, लेकिन उनकी शिक्षाएं धरातल पे जब तो बिल्कुल ही ताजा थी, राज भी है, वो अमर है। तो उसके चलते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद गुरु जी को, महात्मा फुले जी को अपना गुरु मान के संघर्ष भी साथ साथ चालू किया। उसका परिणाम ये हुआ कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों अटेंड की, बाकियों ने बल्कि तीनों अटेंड नहीं की थी, ना जिन्ना ने, ना महात्मा गांधी ने। ठीक। और उसमें जैसा कि बीच में मैं एक बात और डालना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग, खासकर दादा पीढ़ी के लोग जिन्होंने अंग्रेजों का राज देखा था, वो लास्ट के दिनों में कहते थे कांग्रेस का राज देख के कि भाई अंग्रेजों का राज अच्छा था इनसे, वो न्यायप्रिय थे। तो उन्होंने ईमानदारी से यहाँ लागू किए कानून, चाहे सती प्रथा बंद करना हो, किले जब बनाते थे या मंदिर बनाते थे उसमें अछूतों के बड़े बेटे की बलि दी जाती थी, जिंदा उसमें चिणवा दिया जाता था, ये भरम डालकर कि ये मजबूत होगा, अजय होगा किला। तो वो गंदी प्रथा बंद की, बाल विवाह बंद किया, बहुत सुधार किए उन्होंने। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अछूतों को वोट का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया और प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया। यानी हम लोगों को संपत्ति हम रख सकते हैं, इस काबिल सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें ये अधिकार दिए। उसके बाद सर छोटू राम जी, जो लाहौर पंजाब असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने लैंड एक्ट पास करवा के लाखों उन किसानों को जो खेतों में काम करते थे, रियल किसान थे, और साहूकार जिन्होंने हल्का मुट्ठा नहीं पकड़ना आता था, हजारों एकड़ के जो वो मालिक थे, उनका शोषण करते थे किसानों का, कर्ज से उनको मुक्त नहीं होने देते थे, उनके हल बैल भी कुर्क कर लेते थे। तो वो उस महान शख्सियत दीनबंधु सर छोटू राम जी ने कानून बना के पंजाब असेंबली में किसानों को उनसे मुक्त कराया। और उसी का परिणाम है कि ये निक फार्म हाउस जो आज स्थापित यहाँ है, जहाँ बैठे हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम की बदौलत ही ये हम इस ज़मीन के मालिक बन सके। और मेरे दादा और पिताजी ने मेहनत की तो ये ज़मीन हमारी बन पाई। सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे दादाजी का, पिताजी का, तो दर्शकों को अपने पिताजी का और दादाजी का नाम बताएं सर। मेरे पिताजी
मीर सिंह जी और मेरे दादाजी श्री अमीलाल जी थे। बहुत ही सज्जन, शरीफ और मेहनती इंसान थे। और कहते हैं कि भाई बुढ़े की मत बच्चे जैसी होती है, तो दादा पोता की मित्रता होती है। वो मेरे मित्र भी थे। समाज हित के जो कार्य आप कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा क्या आपको अपने पूर्वजों से मिली सर? ये तो नेचुरल है कि मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, वो भी इस किस्म की उनकी नेचर थी कि अपने खेत में चाहे वैसे काम है, अगर पड़ोसी ने, गांव वाले ने, किसी ने रिक्वेस्ट कर ली कि भाई आज हमारे बत्तर आई हुई है ज़मीन, हमारे हड़ बोआ दो, तो वो अपने छोड़ कर वहाँ उनका काम भी वो कर देते थे। ऐसी उनकी नेचर थी। अच्छी सोच के लोग थे, पॉजिटिव थे, दूसरे का भला चाहते थे। तो उनके गुण कुछ तो हमें, उनकी तो हम बराबरी नहीं कर सकते, कुछ तो हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा आगे कि ठीक है, ज़मीन तो हमारी होगी, और किसान, कितने सारे किसान हैं छोटे, वो सिर्फ रोटी मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फार्म हाउस बना के और पीछे कॉर्बिन गार्डन की स्थापना करके मैं यहाँ रहने लगा। इसका दूसरा कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू होने के बाद, जो कि कल ही गणतंत्र दिवस था, उसमें हमें आरक्षण दे के, हालांकि आरक्षण तो अछूतों को पहले भी मिल गया था, लेकिन मैं कहूँगा पक्के तौर पे यहाँ से स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 से, जिसके कारण हम पढ़ लिख सके, नौकरियों में गए तो हम संपन्न भी हुए पैसों से। और वो जैसे कहावत है हरियाणा में, जिसके दाने कमड़े भी शाणे, तो जब पैसे हो गए तो शाणे भी हो गए। अब शाणे हो गए तो ये निक फार्म हाउस में मैं और आप यहाँ बैठे हो, उसका ये परिणाम है। समाज हित के कार्यों में आपका क्या योगदान रहा है सर? मेरा तो योगदान ये है सर कि छात्रावास और लाइब्रेरियां हैं शहरों में, ताकि गरीबों के बच्चे दूर दराज गांव से आकर उन हॉस्टलों में रह सकें, वहीं लाइब्रेरी स्थापित हो तो उसमें वो अपना योगदान दे सकें। तो उसमें मेरी भागीदारी सतत लगातार रहती है। और जैसे खैर मैं अपने मुंह से तो मुझे नहीं कहना चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब आपने पूछ लिया तो बताना भी चाहिए, ताकि उसको मेरे दर्शक भाई अदरवाइज में ना लेकर ऐसा अनुसरण करके अपने समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी डालें। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली साल गुरु रविदास जयंती पे मैंने हिसार छात्रावास में 4 लाख रुपए अनुदान दिया था, और उससे पिछली साल मैंने 1 लाख रुपए दिया था। और एक बच्चा वहाँ अपाहिज रहता है, तैयारी करता है नौकरी की, उसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइपेंड हर महीने देता हूँ, ताकि बच्चे का हौसला बढ़े। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा होगा आपने कि लोग पराली को जलाते हैं। सरकार इसको ना जलाने के लिए बार बार अपील भी करती है, तो पराली जो जलती है इसको आप जायज़ मानते हो या नाजायज़? ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, और इसके बारे में मैं मेरे एक छोटा सा प्रयास एडवांस में आपको बताना चाहूँगा कि प्रेस क्लब उकलाना में चुनाव हुआ था पदाधिकारियों का, और पदभार ग्रहण समारोह था उनका 29 दिसंबर 2024 को पंजाबी धर्मशाला उकलाना मंडी में। वहाँ भी मैंने अपने संबोधन में कहा था, और अब फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ कि पराली जलाने के 2 उसके दुष्परिणाम है। नंबर 1, पर्यावरण को खराब करता है। नंबर 2, उससे भी बड़ी छुपी हुई बड़ी गहरी बात है, और वो गहरी बात है कि खेतों में बहुत सारे छोटे छोटे जीव, किसानों के मित्र जो उड़ नहीं सकते, रेंग के चलते हैं, वो लाखों की संख्या में जड़ के मर जाते हैं। बहुत क्रूर बात है वो, जिससे हमें ये काम नहीं करना चाहिए। पराली या तो आप, क्योंकि हरियाणा में पहले ये धान की बिजाई बहुत कम होती थी, नाम मात्र थी, हमारे इस एरिया में थी नहीं। अब किसान मैक्सिमम धान बोने लगे। या तो उसका विकल्प देखो, दूसरी फसलें जो पहले थी वो बो, और अगर फिर भी बोते हो तो आप पराली का प्रबंध करो, ना कि जलाओ। इसमें मैं विशेष तौर पे सब किसानों को अपील करूंगा कि ये काम ना करो। और खासकर एक समाज ऐसा भी हमारे यहाँ राजस्थान और हरियाणा में है, बिश्नोई समाज, कि गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने
जीवन पर्यंत पर्यावरण और जीव रक्षा के लिए भरसक प्रयास किए और पर्यावरण और जीव रक्षा के लिए उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने जान तक दी ताकि पेड़ ना कटें। और आज भी जहाँ बिश्नोई गांव में जगह जगह पे उन्होंने जीव रक्षा समितियां बनाई हुई है और वो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं समय समय पे कि कोई जीव हत्या ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा समाज है, बहुत ही अच्छा काम वो करते हैं। और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ और आदरपूर्वक ये बात कहता हूँ कि इतने 100 साल पहले उस महान व्यक्ति की इतनी दूरदर्शी सोच थी कि जिसको आज वर्ल्ड भी इसके ऊपर चिंता व्यक्त करता है कि भी पर्यावरण खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और उन्होंने इसके ऊपर उस जमाने में काम किया जबकि उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से कोई डिग्री थोड़ी ले रखी थी, नेचुरल मतलब जो है ना इतना टैलेंट उनमें था। तो बिश्नोई भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने गुरु जी का सम्मान करते हुए या तो धान बो ना कोई और फसल बो तो पराली ना जलाओ, ना तो पर्यावरण जिसकी आपने बल्कि आप पहरा देते हो वो पर्यावरण खुद ना खराब करो और जीव हत्या जो पराली जलाने से लाखों में होती है वो ना करो। इसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस के दूसरे किसान हैं उनको भी आप प्रोत्साहित करो कि भी ऐसा काम ना करो, ये गलत बात है। और फिर भी ना माने तो कानून आपके साथ है, सरकार का साथ दो, सरकार को सहयोग करो और उनको दंडित करवाने में बिल्कुल शंका ना करो। जिस प्रकार से हमारे ट्राइबल भाई हैं बावरी वगैरह, वो गलती से कई बार क्या करते हैं कि शिकार कर लेते हैं, खरगोश मार लिया या हिरण मार लिया, उसकी जीव रक्षा समितियां शिकायत करती है और उनको दंडित करवाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं उनका समर्थन नहीं करता शिकारियों का, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि एक जीवनी यहाँ तो लाखों जीव मरते हैं और जड़ के मरते हैं। तो इसके ऊपर मैं बिश्नोई भाइयों से निवेदन करूँगा कि इस पे थोड़ी सी, आप पहले से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाओ। जनहित के कार्यों में भविष्य के अंदर आपकी क्या योजनाएं हैं सर? भविष्य की एक जो ये प्रेस क्लब उकलाना का जो प्रोग्राम था उसमें मैंने एक बात और उनसे वहाँ रखी थी और वो ये रखी थी कि जैसे डबवाड़ी जिला की बात चल रही है, डबवाड़ी शहर के बिल्कुल टच में पंजाब है, उससे हरियाणा नहीं है, उसका जिला के कोई गांव नहीं होगा। ठीक है, मैं डबवाड़ी के अगेंस्ट नहीं हूँ जिला बनने में, बने बड़ी अच्छी बात है, और भी जिले बने जो जनहित में है। लेकिन मेरा ये मानना था कि सोरेवाड़ा चौक उकलाना मंडी के नाम से नया जिला बनाया जाए, वो जनहित में है। क्यों है उसका मेरे पास रोड मैप है। अब जैसे नरवाना सब डिवीजन को मैंने कहा था कि भाई उकलाना जिले में सब डिवीजन को डाला जाए। क्यों डाला जाए कि नरवाना से फिलहाल उनका जिला है जींद और उसकी डिस्टेंस है 36.4 किलोमीटर एज पर जीपीएस, और सोरेवाड़ा मोड़ के 23 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर उसमें जनता को बचता है। आगे लोकल भी नहीं जाना पड़ेगा, बस स्टैंड से फिर उनका जिला कार्यालय भी दूर है। इसी प्रकार से टोहाना सब डिवीजन को उकलाना जिले में मिलाया जाए। अब टोहाना की सोरेवाड़ा मोड़ से डिस्टेंस बनती है 24.7 किलोमीटर और फतेहाबाद की बनती है 60.5 किलोमीटर, यानी जनता को 36 किलोमीटर का लगभग इसमें बेनिफिट होगा, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा बरवाड़ा सब डिवीजन, अब बरवाड़ा से हिसार की जो डिस्टेंस है 39.7 किलोमीटर है और बरवाड़ा की सोरेवाड़ा मोड़ तक डिस्टेंस है 16.2 किलोमीटर, यानी 23 किलोमीटर का उन्होंने इसका बेनिफिट है। इसी प्रकार से भुन्ना जो है उसकी उकलाना से 22 किलोमीटर डिस्टेंस है और फतेहाबाद से 27.3 है, यानी 5 किलोमीटर उनको भी बचत है। तो जनहित में सोरेवाड़ा मोड़ को जिला बनाया जाए, सेंटर पड़ेगा, जनता को लाभ होगा। उनको खासकर वो लोग जो बसों में आते हैं, गरीब लोग हैं, जिला मुख्यालय पे काम करवाने के लिए, उनके ये हित में है। और मैं पुरजोर अपील करूंगा उकलाना वासियों से, जितनी भी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, कि वो इस पे स्टेप अप करें, कोई मीटिंग बुलाएं और जो दूसरे जो गांव हैं नरवाना के, टोहाना के, उनसे संपर्क करके एक प्रस्ताव पास करके सरकार को दें और इसको मंजिल तक पहुंचाएं।
इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग लालचवश ऐसा बोलते हैं। अब मेरी तो कुलाना में इस फार्म हाउस के अलावा ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई प्लाट है। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। मैं तो जनता हित के लिए ये बात बोल रहा हूँ। इन योजनाओं के बारे में आपने हल्का विधायक को अवगत करवाया है या नहीं? जिस वक्त मैंने प्रेस क्लब के फंक्शन में बोला तो वहाँ विधायक जी बैठे थे, मौजूद थे, और श्रीनिवास गोयल जी भी बैठे थे, जो आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, बीजेपी के हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल है। तो उन्होंने तो मेरे सामने ही ये बात कही थी कि भी पहली बार ये सवाल उठा है और हम इस सवाल को आगे उठाएंगे। फिर चूंकि प्रोग्राम लेट तक चला था और मैं आ गया था, क्योंकि मैंने फार्म हाउस पे आना था और कच्चा रास्ता पड़ता है लगभग 1.5 किलोमीटर। बाद में विधायक ने अपने संबोधन में कुछ कहा, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने किसी से पता चला कि उसने ये कहा कि भाई ये सब डिवीजन तो है नहीं, तो जिला कैसे बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई चपरासी से क्लर्क और क्लर्क से हेड क्लर्क या जूनियर इंजीनियर से एसडीओ और एसडीओ से एक्शन बनने की प्रक्रिया तो है नहीं। ये तो जनहित में रोड मैप के हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्कीम है, अगर इस पे चला जाए तो, और ये जनहित में कारगर होगा अगर हो जाए तो। अपने परिचय के बारे में सर नहीं बताया आपने। मेरा नाम चंद्रभान, गांव मेरा शंकरपुरा, ये निक फार्म हाउस मेरे पोते के नाम से है, नज़दीक उकलाना मंडी, जिला हिसार, हरियाणा। और मेरा मोबाइल नंबर है 9416593888।